जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CSW बाई रमेंद्र में। अब IAS और PCS के लिए एक ही चैनल पे पाएं जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर का क्वालिटी कंटेंट, वो भी मुफ्त में। हमारे चैनल पे आने वाला कंटेंट मेनली 2024 में होने वाले UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उत्तर प्रदेश PCS एग्जामिनेशन और बिहार PCS एग्जामिनेशन को टारगेट करेगा। तो चलिए अब जी जान लगा के पढ़ाई शुरू करते हैं। आज से हम अपने चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला यूनिट यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले पॉइंट को देखते हैं। अरब ट्रेडर्स मोनोपोलाइज्ड सी रूट्स टू एशियन कॉन्टिनेंट बाय कंट्रोलिंग मेनली रेड सी। इन दिस वे अरब ट्रेडर्स वर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स by acting as intermediaries between European and Asian, mainly Indian traders। तो पहले पॉइंट का मतलब ये है कि अरब ट्रेडर्स रेड सी पे कब्जा कर चुके थे और रेड सी के पास से ही सुएज कैनल के थ्रू इंडियन ट्रेडर्स यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करते थे। अरब ट्रेडर्स ने अब क्या किया, यूरोपियन ट्रेडर्स से और इंडियन ट्रेडर्स से उनके ट्रेड के बीच में बिचौलिए के रूप से दोगुना पैसा कमाना चालू कर दिया, जिससे यूरोपियन ट्रेडर्स और इंडियन ट्रेडर्स दोनों बहुत ही परेशान थे। तो अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। सो यूरोपियन ट्रेडर्स डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू एशिया थ्रू अफ्रीकाज केप ऑफ गुड होप। दिस वॉज सीन एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंपीरियलिज्म इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज बाई यूरोपियन कंट्रीज। तो उस वजह से परेशान होकर यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने का एक नया रास्ता खोजा, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के केप ऑफ गुड होप्स के थ्रू होके जाता था। और इस नए रास्ते की खोज को यूरोपियन कंट्रीज द्वारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंपीरियलिज्म की तरह देखा गया, जो कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में किया गया था। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इस स्लाइड के थ्रू आपको मेनली क्रोनोलॉजी याद करनी है। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए, फिर ऑस्ट्रेंड आए इंडिया में। अब कई जगह क्या होता है, ऑस्ट्रेंड के बारे में नहीं दिया रहता है, तो आप फ्रेंच तक भी याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि UPPCS या BPSC में क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब शुरू करते हैं पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला पॉइंट आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, रॉयल मोनोपोली एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। दूसरा पॉइंट ये है 1498 पोर्तुगीज रीच्ड इंडिया एट कैलिकट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको ईयर याद करना है, पोर्तुगीज कब आए, फिर ये प्लेस याद करनी है कैलिकट, क्यों सबसे पहले आए तो कहाँ आए। अब आते हैं वास्को डिगामा पे। फर्स्ट यूरोपियन और पोर्तुगीज टू रीच इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप्स। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेनी है। वास्को डिगामा वो पहले यूरोपियन या पोर्तुगीज थे जो इंडिया आए थे थ्रू केप ऑफ गुड होप्स। दूसरा पॉइंट देखते हैं। स्टैब्लिश्ड न्यू और अल्टरनेटिव सी ट्रेडिंग रूट फॉर यूरोपियन ट्रेडर्स टू एशिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वास्को डिगामा ने ही एक नया या फिर अल्टरनेटिव सी ट्रेडिंग रूट यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए स्थापित किया था, जो एशिया तक जाता था थ्रू केप ऑफ गुड होप्स। एशिया मेनली इंडिया के लिए था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। रीच्ड कैलिकट इन मे 1498 विथ अब्दुल माजिद, गुजराती पायलट, रिसीव्ड बाय कैलिकट्स किंग ज़ेमोरिन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वास्को डिगामा मे 1498, डेट याद रखनी है आपको। कैलिकट में पहुंचे थे, ये भी प्लेस याद रखना है। इनके शिप के पायलट कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। अब्दुल माजिद नाम था उनका। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, जब ये कैलिकट पहुंचे तो इन्हें रिसीव किसने किया, तो कैलिकट के उस समय जो राजा थे किंग ज़ेमोरिन, उन्होंने वास्को डिगामा को बहुत ही आव भगत के साथ रिसीव किया। वास्को डिगामा स्टेड फॉर 3 months इन इंडिया। वास्को डिगामा 3 महीने तक इंडिया में रुके। टुक बैक कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पाइसेस, स्पाइसेस में मेनली पेपर ले गए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जेम्स ले गए, हीरे जवाहरात,
रेयर मेटल्स, कुछ कीमती धातु ले गया, सिल्क, फिर मेडिसिनल हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियाँ ले गए, एंड रीसोल्ड दीज प्रोडक्ट एट यूज प्रॉफिट्स, और इन्हें पोर्तुगल में ले जाके बहुत ही बड़े मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे बेच दिया और खूब पैसा कमाया वास्को डी गामा ने। फिर 1502 सेकंड विजिट टू इंडिया विथ इंटेंशन टू बिल्ड फैक्ट्री एंड इंक्रीज ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू पोर्तुगल। दूसरी बार वास्को डी गामा 4 साल बाद 1502 में वापस इंडिया आता है। इस बार उसकी सोच इंडिया में एक फैक्ट्री बनाने की थी ताकि वो इंडिया से पोर्तुगल के लिए व्यापार बढ़ा सके। दिस टाइम ही फेस्ड challenges from Arab traders and even King Zamorin opposed him in setting up of factory। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। अरब ट्रेडर्स जो कि पहले बिचौलिए के रूप में बहुत पैसा कमा रहे थे, अब उन्होंने वास्को डी गामा को अपोज करना चालू कर दिया। और साथ ही साथ पहली बार जब वास्को डी गामा इंडिया आया था तो किंग जैमोरिन ने उसका स्वागत किया, लेकिन इस बार किंग जैमोरिन किसी सिक्योरिटी इशू की वजह से उन्हें डर हो गया था कि वास्को डी गामा अगर यहाँ अपनी फैक्ट्री बना लेगा तो क्या पता कल को उनके साम्राज्य पे कोई दिक्कत आ जाए। उन्होंने भी वास्को डी गामा को अपोज कर दिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैब्लिश्ड पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों पे क्वेश्चन बन जाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर, और कभी कभी हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय इन इंडिया, पोर्तुगीज के बारे में पूछ देगा, या फिर ये पूछ देगा हु इस्टेब्लिश्ड पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। दोनों का आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा। स्टैब्लिश्ड फोर्ट एंजेलो, फोर्ट एंजेलो को आज की डेट में कुन्नूर फोर्ट या कन्नूर फोर्ट भी कहते हैं। हिज हेडक्वार्टर वॉज एट कोचिन, अल्मीडा का हेडक्वार्टर कोचिन में था। गेव ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी दिया। और डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आता है हु गेव ब्लू वाटर पॉलिसी, तो आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा। ब्लू वाटर पॉलिसी मीन्स पॉलिसी टू मास्टर कंट्रोल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई कंट्रोलिंग सी टू हैव चेक ऑन अरब ट्रेडर्स एंड अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज rather than बिल्डिंग फोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज ऑन लैंड। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का मानना था कि ज़मीन पे फोर्ट्स और फैक्ट्रीज बनाने से अच्छा है कि हम समुद्र पे कब्जा कर लें, ताकि समुद्र के रास्ते आने वाले अरबी ट्रेडर्स या फिर पुर्तगीज के अलावा और भी किसी यूरोपियन कंट्री के ट्रेडर्स अगर आते हैं इंडिया में तो उनके ऊपर पुर्तगीज नज़र रख सकते हैं। ही वॉज डिफीटेड बाई अ ज्वाइंट आर्मी ऑफ इजिप्ट, टर्की एंड गुजरात। लेटर इन 1509 he defeated them in a battle fought near the port of Diu। तो अब क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को इजिप्ट, टर्की और गुजरात के यहाँ के मेनली जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उनकी आर्मी ने हरा दिया। लेकिन फिर 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पोर्ट ऑफ ड्यू के पास हुए युद्ध में इन तीनों की जॉइंट आर्मी को हरा दिया। अब आते हैं सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क पे। तो इसकी पहली पॉइंट, सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्बुकर्क का। यहाँ एक कंफ्यूज करने वाली बात होती है जो मैं आपको पहले ही बता दूं। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, बट हु इस्टेब्लिश्ड पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, तो वो अल्मीडा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम आदिल शाह, रूलर ऑफ बीजापुर, एंड भटकल फ्रॉम कृष्णदेवराया इन 1510। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। उस समय गोवा के शासक आदिल शाह थे जो कि बीजापुर डायनेस्टी के थे। 1510 में ही अल्बुकर्क ने भटकल पे कब्जा कर लिया। भटकल के राजा उस समय कृष्णदेवराया थे। ही गेव कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम क्या है? अ लाइसेंसिंग और पास ग्रांटिंग सिस्टम वेयर नॉन पोर्तुगीज मर्चेंट शिप्स वर फोर्स्ड टू बाय लाइसेंस to get passed through Portuguese bases at Hormuz, Malabar and Malacca. If anyone denied Carthage system, then their ships were captured, looted and destroyed.
कार्टे सिस्टम में ये था कि पोर्तुगीज़ ने एक लाइसेंसिंग या पास ग्रांटिंग सिस्टम बना रखा था, जहाँ पे कोई भी नॉन पोर्तुगीज़ मर्चेंट शिप अगर पोर्तुगीज़ के 3 बेसेस, एक हॉर्मूज पे, एक मालाबार पे और एक मलक्का पे, इनके थ्रू बाईपास करना चाहे तो उस नॉन पोर्तुगीज़ मर्चेंट शिप को कार्टे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, लाइसेंस बाय करना पड़ेगा पास करने के लिए। और अगर कोई नॉन पोर्तुगीज मर्चेंट शिप कार्टेन सिस्टम को डिनाई कर दे तो उसकी शिप को कैप्चर कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, फिर लास्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ही इनकरेज्ड पोर्तुगीज टू मैरी इंडियन वुमेन एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। इसने पोर्तुगीज लोगों को इनकरेज किया कि इंडियन वुमेन से शादी करो और क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाओ। अल्फोंसो डी अल्बकर्क एबॉलिस्ड सती प्रथा इन गोवा इन 1515। 1515 में गोवा में अल्बकर्क ने सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी, उसे खत्म कर दिया। अब आते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन मिशनरीज जो पुर्तगाल से इंडिया आए थे। पहला पॉइंट, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स एंड मार्टिन डिसूजा केम इन 1514 and converted the fishermen of Coromandel coast and Malabar coast. सेंट फ्रांसिस जेवियर्स और मार्टिन डिसूजा ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो इंडिया आए। 1542 में ये इंडिया आए और कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट के मछुआरों को इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया। कोरोमंडल कोस्ट मतलब कि आपका तमिलनाडु या फिर उससे ऊपर हल्का सा आंध्र प्रदेश वाला रीजन, और मालाबार कोस्ट मतलब कि केरल कर्नाटक का कोस्टल एरिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ अन्य क्रिश्चियन मिशनरीज, अदर क्रिश्चियन मिशनरीज वर फादर रूडोल्फ एंड फादर मोन्सरेट। बस ऐसे ही आपको नाम याद कर लेने हैं। अब आते हैं हेडक्वार्टर्स। पुर्तगीज के हेडक्वार्टर्स इंडिया में कहाँ कहाँ थे। इनिशियल हेडक्वार्टर वॉज एट कोचिन, लेटर इन 1530 नीनो डा कुन्हा शिफ्टेड इट टू गोवा। पुर्तगीज का पहला हेडक्वार्टर कोचिन में था, लेकिन 1530 में नीनो डा कुन्हा ने कोचिन से हेडक्वार्टर शिफ्ट करके गोवा कर दिया। अब नीनो डा डी कुन्हा का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैसे आता है? हु शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा? आंसर होगा नीनो डा कुन्हा। कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। पहला पॉइंट, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1556 इन गोवा। गोवा में 1556 में पोर्तुगीज ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क इन मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में सबसे पहला साइंटिफिक वर्क पोर्तुगीज ने इंडिया में किया। इमरजेंस ऑफ नेवल पावर इन इंडिया। इंडिया की नेवल पावर के इमरजेंस में पोर्तुगीज का बहुत बड़ा योगदान रहा। वॉरफेयर स्ट्रेटेजी and military innovations like body armor, guns on ships etc. युद्ध की रणनीति, युद्ध में आधुनिक हथियार जैसे कि शरीर का कवच, बॉडी आर्मर, शिप्स के ऊपर बड़ी बड़ी बंदूकें लगाना और अन्य तरह के आविष्कार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, पोटैटो एंड टोमेटो। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है, हु इंट्रोड्यूस्ड टोबैको, पोटैटो एंड टोमेटो टू इंडिया? आंसर आप पोर्तुगीज मार देंगे। फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसमें आपको बस नाम पढ़ लेने हैं और याद कर लेना है। 2 से 3 बार आप देख लेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएगा। पहला, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो फैक्ट्रीज या सेटलमेंट थी, मतलब कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल वाला रीजन। कैलिकट, कोचीन, क्यूलियन, कैन्नूर, मैंगलोर, भटकल, कैम्बे, दीव, बेसिन, सूरत और दमन। ये आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से पॉज करके, आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब आप वेस्ट बंगाल का रीजन देख लो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और नीचे आपका तमिलनाडु। मेनली इसमें वेस्ट बंगाल के पास के यही सब रीजन है। चिट्टगांव ये अभी बांग्लादेश में आ चुका है, उस टाइम ये अनडिवाइडेड इंडिया में था। सटगांव,
हुगली और बंडेल। अब आते हैं ट्रेड आइटम्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे आइटम्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू पोर्तुगल। इसमें क्या क्या आता है? स्पाइसेस, स्पाइसेस में मेनली पेपर आएगा। हॉर्सेस, घोड़ों का ट्रेड होता था। इंडिगो, टेक्सटाइल, स्लेव ट्रेड, मतलब इंडिया से लोगों को गुलाम बना के दूसरे देशों में ले जाके पोर्तुगीज बेचते थे। एलिफेंट ट्रेड, इंडिया के हाथियों को भी दूसरी जगह ले जाकर बेचा जाता था। फिर अब देखते हैं इंपोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम पोर्तुगल। तो वो ट्रेड आइटम जो कि पोर्तुगल से इस ट्रेड के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट हुए। मेनली दो ही चीज़ हुई, वो थे सिक्के, एक सिल्वर बुलियन, दूसरा गोल्ड क्रूसेडो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बुलियन किस तरह का सिक्का होता है? तो सिल्वर का होता है। क्रूसेडो किस तरह का सिक्का होता है? तो गोल्ड का कॉइन होता है, गोल्ड का सिक्का होता है। डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज, इसे भी देखते हैं। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर अल्बकर। अल्बकर के बाद पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर या वाइसरॉय इंडिया में आए वो इनएफिशिएंट थे इंडिया में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के देख रेख करने के लिए। एरिस्टोक्रेट्स डोमिनेटेड पोर्तुगीज सोसाइटी। पोर्तुगीज सोसाइटी को एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जिनके पास पैसा, पहुंच और पावर होती है, उन्होंने डोमिनेट कर रखा था। एरिस्टोक्रेट्स को सिर्फ इससे मतलब था कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिसर्स इन इंडिया वर नेग्लेक्टेड बाय पोर्तुगीज एट पोर्तुगल। पोर्तुगीज जो पोर्तुगल में बैठे थे वो इंडिया में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की बात को अनदेखा कर देते थे, सीरियसली नहीं लेते थे। पोर्तुगीज गॉट लो पेमेंट सो गॉट इंडल्ज्ड इनटू माल प्रैक्टिसेस लाइक स्लेव ट्रेड एंड पायरेसी। पोर्तुगीज सरकार पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे पोर्तुगीज लोगों को कम पेमेंट देती थी, जिसकी वजह से साइड इनकम के लिए पोर्तुगीज ने माल प्रैक्टिसेस करना चालू कर दी, जैसे कि स्लेव ट्रेड, जैसे कि पायरेसी। अब इसमें एक बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाता है, पोर्तुगीज यूज्ड हुगली एज बेस फॉर पायरेसी। क्वेश्चन आया था हु यूज्ड हुगली एज बेस फॉर पायरेसी, तो आंसर आपके सामने है, पोर्तुगीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पोर्तुगीज वर इनटॉलरेंट एंड फेनेटिक इन रिलीजियस मैटर। पोर्तुगीज इनटॉलरेंट थे और फेनेटिक थे रिलीजियस मैटर में। पोर्तुगीज के साथ दिक्कत क्या थी? उनके रिलीजन के बारे में, कोई भी क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर उनसे हट के कोई बात कहता था तो वो तुरंत मार काट के उतर आते थे। वो इनटॉलरेंट थे, असहिष्णु थे, वो फेनेटिक थे, वो अपने रिलीजन को लेके पागल थे। उनके लिए क्रिश्चियनिटी में कही बात ही सही है, अगर उनकी बातों को कोई काटेगा फिर वहाँ वो मार काट चालू कर देते थे। राइज ऑफ पावरफुल नेबर्स लाइक मराठा, साथ ही साथ इंडिया में रीजनल पावर का उदय होना, जैसे कि मराठा। लूजिंग फेवर्स विथ मुगल्स बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ डच एंड इंग्लिश इन इंडिया। अब धीरे धीरे पोर्तुगीज के अलावा डच आज की वीडियो में इंडिया में आना शुरू होगा। अगले वीडियो में जिसकी वजह हम आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम उन नोट्स का रिवीजन करिए। जय हिंद।